सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर। आज की बहस जो है वो बेहद संवेदनशील और सियासी तौर पर विस्फोटक है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी मदरसों के मौलानाओं और छात्रों का डेटा एटीएस को देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार कहती है कि यह सुरक्षा की मजबूरी है, जबकि मुस्लिम समाज और विपक्ष कह रहा है कि यह डर पैदा करने की राजनीति है और 2027 चुनाव से पहले मुसलमानों के नाम पर ध्रुवीकरण है। एटीएस अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन अदालत में किसी पर आरोप साबित नहीं कर पाई। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सुरक्षा की कवायद है या राजनीतिक टारगेटिंग? और क्या मदरसों को संदेह के नजरिए से देखा जा रहा है? और क्या इस कदम से समाज में और खाई बढ़ेगी? आज इन्हीं सवालों पर आर पार की बहस होगी। और बड़ी खबर में मेरे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन, और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा। आप दोनों का इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए दिनेश जी, एजाज जी। एजाज जी, सबसे पहले सवाल आपसे, और बड़ा अहम सवाल आपसे सीधे तौर पर, क्या आपको लगता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद मदरसों का डेटा एटीएस को देना वाकई सुरक्षा जरूरत है या ये मुस्लिम संस्थानों की प्रोफाइलिंग है? और अगर मान लीजिए कि इसमें इसको जो है जितना एक कहा जा रहा है कि इस मामले को जितना तूल दिया जा रहा है, अगर सरकार डाटा मांग रही है और मदरसे वो डाटा प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी का कि आपने मौका दिया। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। देखिए, जहाँ तक मदरसों की बात है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डाटा देने की बात कही जा रही है, तो जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका यूडाइस पोर्टल पे बच्चों का, उनके छात्रों का, उनकी बिल्डिंग का सारा डाटा ऑनलाइन है। एक एक स्टूडेंट का, उनके पिता का नाम, उनके फादर का नाम, सब कुछ ऑनलाइन है। सरकार के पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन ये मदरसों को स्पेशल रूप से टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इससे नुकसान क्या हुआ है कि जो मदरसों में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब पढ़ाएं कि मुसीबत मोल ले। तो ऐसे जगह पे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनको एक हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। जब डाटा सरकार के पास पहले से मौजूद है यूडाइस पोर्टल पर, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, कौन सा ऐसा टीचर है जिसका डाटा मौजूद नहीं है, तो फिर ये डाटा क्यों मांगा जा रहा है? नहीं, दूसरी बात ये है कि जहां मदरसों के अलावा ही इस चीज में नहीं आता है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज का भी उन्होंने एक दायरे में इसको यूनिवर्सिटीज को भी रखा है। और आप जिन मदरसों की बात कर रहे हैं वो सरकारी मदरसे हैं या जिनको सरकार से मदद मिलती है, ये वो वाले मदरसे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मदरसे हैं जो जिनको सरकारी मदद नहीं मिलती, लेकिन वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार उसकी जानकारी चाह रही है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए, सिर्फ सरकारी मदरसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। सरकारी मदरसे बहुत कम है, 400-500 तादाद में है पूरे यूपी में, और मान्यता प्राप्त मदरसे करीब 18,000 है जी। तो 18,000 मदरसे हैं। सारे मदरसों का डाटा यूडाइस पोर्टल पे ऑनलाइन है। इसके अलावा मदरसा पोर्टल एक बना हुआ है, उसमें भी सारा डाटा ऑनलाइन है जी। तो आखिर देखिए, अगर कोई भी घटना कहीं होती है, उसका पूरी कम्युनिटी से, पूरे सिस्टम से मतलब नहीं होता है। तो अगर एक घटना के लिए सारे मदरसों को, सारे टीचर्स को, सारे मुस्लिम कम्युनिटी को अगर इस तरह से दंडित किया जाएगा और इस तरह से टारगेट किया जाएगा, तो बहुत दुख की बात है। हम लोग साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा मदरसों में दे रहे थे, 25,000 टीचर, इसमें आधे से ज्यादा हिंदू टीचर है, मुस्लिम टीचर है। सरकार ने उनकी तनख्वाह, जब हम लोगों ने हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया, माननीय न्यायालय से हम लोग आदेश लेके आए पेमेंट का, तो सरकार अपील में चली गई। अब बताइए, 5 साल, 6 साल, 8 साल से जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, उधार लेकर के किसी तरह से वो अपने बच्चों को पेट पाल रहे थे। अब बताइए, उधार वालों को पैसा कहाँ से दें? कई टीचर हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। बस एक ही मकसद है, डेली जांच की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जांच आई थी,
एक साल में 10-15 बार जांच का आदेश होता है। बताइए कि जांच के नाम पे हम लोगों का शोषण हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मदरसे उसी तरह से सरकार का हक डाटा दे रहे हैं जिस तरह से स्कूल दे रहे हैं। ठीक है। और अगर जांच मदरसों की हो रही है तो स्कूल की तो नहीं हो रही है। मदरसे जब मानता हमने ले रखा है बोर्ड से, मदरसा शिक्षा परिषद से, उसी तरह स्कूल वालों ने बोर्ड से मान्यता ले रखी है, तो उनकी जांच नहीं, वो हमारी ही जांच होगी। तो ऐसा जो मुझे एक टारगेटिंग है हमारे मदरसों को बदनाम करने के लिए, जिससे सारे शिक्षक और सारे स्टूडेंट मदरसों से भाग जाए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक आदेश जारी कर दे कि सारे मदरसे वाले अपना मदरसा बंद कर, बात खत्म हो जाए, जांच पड़ताल का काम खत्म हो जाए। डेली जांच वालों को कैसे हम लोग झेलेंगे? चलिए ठीक है। अब सारे मदरसे वाले बंद करके मदरसे भाग रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम कैसे चला रहे मदरसे। तो ये सब चीज ठीक नहीं है। अगर साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस की आप पढ़ाई की बात करते थे, मान लिया कल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना दिया था, आपने उस योजना को बंद कर दिया। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा हो रही है, दूसरी तरफ आप साइंस मैथ वालों को तनख्वाह नहीं दे रहे हो। ये तो भाई बहुत दुख की बात है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। दिनेश जी, आपकी तरफ सवाल, बड़ा अहम सवाल ये कि क्या दिल्ली ब्लास्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिंक के बाद ये कदम वाकई सुरक्षा ऑडिट है या इसमें सरकार का राजनीतिक एंगल ज्यादा दिखता है? क्योंकि जब सरकार ने ये आदेश दिया और जो अल्पसंख्यक विभाग है उसको ये आदेश चला भी गया, अल्पसंख्यक विभाग ने कहा कि बिल्कुल इस पर जो है जांच कराई जाएगी, जबकि जितने मदरसे जिलों में होते हैं, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में अल्पसंख्यक विभाग को उनकी जानकारी होती है, उसमें कौन पढ़ा रहा है ये भी जानकारी और कौन पढ़ रहा है ये भी जानकारी होती है। फिर ये अलग से डेटा जो मांगा जा रहा है, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इससे पहले तो कोई मांग नहीं की गई थी या कोई ऐसी सर्च नहीं हुई थी, होती थी मदरसों के अंदर। हमने तो ये सुना है कि मदरसे दीनी शिक्षा देते हैं और अभी जब कुछ शिक्षा का कुछ आगे और काम बढ़ा तो मदरसों को और भी छूट दी गई कि आप अपने यहाँ साइंस भी पढ़ाइए, आप और भी चीजें, कंप्यूटर भी पढ़ाइए, सब चीजें पढ़ाइए। यहां तक हमने मदरसों के बारे में सुना। अब जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं या जिस प्रकार के आक्षेप मदरसों पर, जैसे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ये आए हैं, तो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से वो चीजें अपना रूप ले रही है। कभी नहीं समझा सरकार ने कि मदरसों की किसी प्रकार की कोई जांच हो, कभी हमने अभी तो नहीं सुना। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आई और कुछ सुरक्षा जांचें महसूस की जा रही है, तो हर्ज क्या है, बुरा क्या है? चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण, चाहे वो चर्च हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थलों पर उंगलियां उठना एक अच्छा संकेत नहीं है। आप स्कूलों के अंदर बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, मदरसों पर जो जिस प्रकार की छापेमारी हो रही है, जिस प्रकार के लोग वहां से पकड़े जा रहे हैं, आक्षेप सही है कि गलत है ये तो कोर्ट क्या करेगी, लेकिन आक्षेप लगना भी तो अपने में बहुत उसकी बात है ना। नहीं, वही सवाल वही था। बिल्कुल, आप बिल्कुल उस जगह पे पहुंचे, क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा कि एटीएस ने मदरसों से और दूसरी जगह से यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां की, लेकिन कोर्ट में सबूत नहीं टिके। तो क्या ऐसे सिस्टम की नियत पर सवाल नहीं उठते? क्योंकि आज मैं एक डाटा देख रहा था और उसमें डाटा के थ्रू मैं ये सारी चीजें देख रहा था, मैं वो जल्द डाटा आपको बताऊंगा पूरा का पूरा, कि लगभग 8,000 से 9,000 केस 2014 से लेकर 2022 तक दर्ज किए गए। 2014 से 2022, लगभग 8-9 साल का ये वक्फा, और उसमें कन्विक्शन का रेट क्या है? 222। 8,000 9,000 में से 222 लोगों को जो है कन्विक्शन का रेट है। तो ये एक चीजों पे सवाल उठते हैं फिर, और वो लोग जो मतलब एक तरीके से समझें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए, एक तरीके से सजा काट रहे हैं, जेलों में हैं, लेकिन ना उनको दोषी करार दिया गया, ना उनको बरी किया जा रहा है। भाई ऐसा है ना कि भारत के अंदर अभियोजन का जो अनुपात है वो बहुत निराशाजनक है। यानी अभियोजन सक्सेस नहीं हो पा रहा भारत के अंदर। बिल्कुल 2-3%, 3-4% तक सक्सेस हो पा रहा है, जबकि और जो पाश्चात्य देशों में जाए, मुस्लिम देशों में जाए, अमेरिका वगैरह यूरोप में जाए, तो 80% 85% अभियोजन का सक्सेस रेट है। जी, क्यों?
क्योंकि वो अपने पर बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि जो हम आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत हमारे पास है कि नहीं। सही बात। कभी कभी हम जो है, कभी कभी क्या हम जो है एक हवा में एक बहुत ही उत्साह में आके बात दावा करते हैं कि हमने ये पर्दाफाश कर दिया, लेकिन जब वो अदालत में जाता है तो उसकी दुर्गति होती है। फिर बिल्कुल तब पता चलता है कि आपका अभियोजन उतना उपयुक्त नहीं है। और भारत के अंदर अभियोजन का जो स्तर है वो उतना बढ़िया नहीं है। अभियोजन को बाद में जांच के बाद सुनवाई के दौरान कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये एक जनरल प्रैक्टिस बन चुकी है भारत के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं तो बल्कि देख रहा था बहुत सारी चीजें, मैं जब आज की इसकी तैयारी कर रहा था मैं डिबेट की, तो मैं देख रहा था कि 2014 से 2022 तक कितने मामले सामने आए, फिर उनमें कितना कन्विक्शन हुआ और कितने लोग अभी भी जेल में हैं। ना तो उनका अभी तक केस चल रहा है और ना ही उन पे कोई आरोप सिद्ध हो पा रहा है, लेकिन वो जेल में है। और हाल फिलहाल में आपकी नजरों से भी इस तरह की चीजें गई होंगी, मेरी भी, कि 20-20 साल 30-30 साल वो जेल में रहकर आ गए और लास्ट में कोर्ट ने जो है उनको सबूतों के अभाव में और दूसरे मामलों में बरी कर दिया। अब वो तो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो खराब हो गई, जो हमारी जिंदगी का असली पीरियड था उनकी जवानी, वो तो बर्बाद हो गई। ऐसा इस समय स्थिति इतनी भयानक है कि पुलिस उठाकर ले जाती है जी। अब आप जो है निर्दोष है कि नहीं है वो कोर्ट में जाकर बताइए, तब तक महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने 1 साल भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक। नहीं, अब जो आज बात जो विषय हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये एक अलग मोड का विषय है। बिल्कुल। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मकतबों को आप जो है क्या नाम, ये जो आपके जो स्कूल है, मदरसे हैं, इनको कॉन्वेंट मोड पर लेके चले जाइए, ओपन चर्चा ओपन रखिएगा। जिन बच्चों को कॉन्वेंट में जाना है उनको जाने दीजिएगा। आप उनको जब से ज्यादा मदरसे में, वो तो बेचारे बच्चे हैं, उनको जो आप बताएंगे वो समझेंगे। उनके बाद अब बताइए, एक बार हम आपको बताएं कि मैंने कई जगह पर ये देखा, मकतबों को बच्चों को भी देखा कि वो अपने भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, वो अपने राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते। एक जनरल नॉलेज जो है, जो बच्चों को काम आनी चाहिए, उसका अभाव है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हालात तो ये हैं, हालात तो ये अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी जस्ट 2 दिन या 3 दिन पहले की है कि एक टीचर की वीडियो वायरल है, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो, तो उनसे वो बच्चों को आई और ईयर की स्पेलिंग गलत बता रहे हैं। तो ये हालात से हम गुजर रहे हैं। ये प्राइमरी शिक्षा का भी हाल है भाई साहब जी। आज मैं बता दूं कि आप ज्यादा खुश मत रहिए, मैं प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहा हूं। एक तमिल संत ने कहा था हाँ, कि जिस देश की प्राइमरी शिक्षा पढ़ाई हाथों में चली जाए उस देश का चरित्र नहीं बचाया जा सकता। आज कॉन्वेंट के हाथों में आपकी एजुकेशन है। बिल्कुल ठीक। और वो क्या पढ़ा रहे हैं ये सब जानते हैं। आप कॉन्वेंट के स्कूलों के अंदर कुरान की बात नहीं कर सकते, आप कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर रामायण की बात नहीं कर सकते। वहां पर आपको एक ही चीज पर बात करनी होगी और वो है जो आप भी समझते होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं एजाज साहब आपकी तरफ सवाल, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की आदेश लगातार जो है अब सरकारें देती रही हैं, और चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो अब बीजेपी की सरकार हो, लगातार इस तरह के मामले आते रहे हैं। यूएपीए के तहत युवाओं को, नौजवानों को और कई गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन फिर कन्विक्शन रेट बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। तो क्या ऐसे आदेश समाज में डर और अविश्वास बढ़ाते हैं, खासकर जब किसी की गिरफ्तारी का अब तक कोर्ट में दोष सिद्ध भी नहीं हुआ हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मदरसे में जो है जैसे डीएस है, पुलिस द्वारा बार बार वहां का डाटा मांगने जाएगा, बार बार वहां विजिट की जाएगी, तो कौन सा टीचर वहां टिकेगा? सभी टीचर बाहर खड़े होंगे कि भाई डर से लोग डर जाएंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। जहां तक शिक्षा की बात चल रही है, देखिए प्राइमरी शिक्षा की बात है, मदरसों में 25,000 जो टीचर आधुनिकीकरण के थे जी, वो 1996 से काम कर रहे थे। 1993 में स्कीम आई थी, तब से मदरसों में आधुनिक शिक्षा दे रहे थे। हाँ। और वो लगातार दे रहे थे, उनको सरकार तनख्वाह दे रहे थे। हाँ। MA BA TET CT क्वालिफाइड पे सरकार ने NCERT सिलेबस भी मदरसों में लागू कर दिया, कॉन्वेंट वाला सिलेबस। सारा सिलेबस हमारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम मदरसे होते हैं। बहुत सारे मदरसे इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम चल रहे हैं, बहुत सारे उर्दू मीडियम चल रहे हैं। तो
जब सरकार ने बिल्कुल इक्वालेंसी ला दिया, सब चीज में आप हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, तो आप जब टीचर को तनख्वाह ही नहीं दो और आप 8-7 साल की तनख्वाह नहीं मिली, टीचर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो आपकी शिक्षा कैसे ऊंचे उठेगी? सबसे मेन चीज है शिक्षा में टीचर का होना। जब टीचर ही का वजूद नहीं है, दूसरी बात यह है कि प्राइमरी शिक्षा में आप देख लीजिए, शिक्षा मित्रों को रखा गया, बहुत सारे जो है टीचर रखे गए, उनको सब मानदेय से आज तक रखा गया। सरकार को उनकी सेवा का रेगुलर करना चाहिए। 10-5 हजार रुपए में किस तरह से टीचर अपना परिवार मेंटेन करके पढ़ाई करेगा? आप बताइए, बीमार हो गया तो पैसा उससे खर्च करने के लिए, बाप माँ का इलाज करने के लिए पैसा है उसके पास? तो जहाँ इक्विवेलेंट एजुकेशन है तो आप पैसा भी तो दीजिए, और पैसा देना तो मानदेय देना दरकिनार 10-10 साल का मानदेय ही नहीं। अच्छा, एक एजाज साहब, ये वाला एक अलग मसला हो गया कि टीचर्स को पढ़ाई का मामला क्या है या उनकी एजुकेशन का मामला क्या है, बात हो रही है जांच को लेकर। हमने एक देखा कि मान लीजिए किसी राज्य में कोई बाहरी आता है, या हमने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि आप मान लीजिए किसी राज्य में रहने के लिए गए हो और आप वहां पर किराए पे कमरा लेंगे, तो हर राज्य में ये रूल सेट कर दिए गए हैं कि आपको एक वेरिफिकेशन जरूरी है, और जो किराएदार की वेरिफिकेशन जो है वो उसका मकान मालिक जो है वो करा कर देगा। पुलिस नजदीकी पुलिस थाने में वो जानकारी होगी कि हाँ इस जगह का बंदा यहाँ पर रह रहा है। तो जब ये मामला है कि किराए के लिए भी ये सारी चीजें हैं और जांच अगर जरूरी है, तो मान लीजिए कि मदरसे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूसरे अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हुए होते हैं पढ़ने के लिए, और उनके खाने पीने हर चीज का इंतजाम जो है वो मदरसे की जिम्मेदारी हो जाती है, और मदरसे उठाते भी हैं उन्हें, चाहे वो चंदे के थ्रू हो, चाहे वो सरकारी ग्रांट के थ्रू हो, या जिस भी तरह से वो मैनेज करते हैं सिस्टम को वो करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सरकार वो डाटा मांग रही है कि आपके मदरसे में कौन कौन है, कौन कौन बाहरी है, कौन कौन वहीं का रहने वाला है, तो ये अगर डाटा मांग रही है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बात बुराई की नहीं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि डाटा जब आपके यूनाइट पोर्टल पे पहले से मौजूद है और हर साल का डाटा अपलोड किया जाता है, हर साल का डाटा अपडेट किया जाता है, तो उस डाटे को जब आपकी सेंट्रल वेबसाइट पर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मौजूद है, तो किस चीज का आप डाटा मांग रहे हैं? टीचर का डाटा वहां मौजूद, स्टूडेंट का डाटा वहां मौजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर का डाटा वहां मौजूद। अगर आपको किसी मदरसे पर शक होता है यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी है, आप वहां जांच करिए, जाकर के जांच करिए। अगर कोई चीज आपको संदिग्ध लग रही है तो आप बिल्कुल करिए, उसको कौन रोक रहा है? फिर अगर आप स्पेशली रूप से हर मदरसे पे टारगेट करेंगे कि वहां विजिट करेंगे, नहीं भाई आप एसपीएफ को सब लोग जो है अलग से दीजिए, तो जाहिर सी बात है उसका देखिए एक मीडिया ट्रायल होता है कि भाई एक जगह कहीं दुनिया में किसी जगह कोई आतंकवादी घटना हो गई, आप बताइए कितने देश में आतंकवादी घटना हुई है, उसमें सब में क्या मुसलमान ही शामिल है? बहुत सारी कम्युनिटी के लोग शामिल है। तो एक आदमी की वजह से किसी को आप वो नहीं कर सकते सारी दुनिया को। हम लोगों ने देश की जो आजादी की लड़ाई है, न जाने कितने मौलाना कितने आलिम जो है ये अपनी खून से जो है उसमें शक किसको है? कोई भी शक की नजर से नहीं देखा। अपने आप को साबित करें कि भाई नहीं हम देशभक्त हैं, तो देशभक्त होने का हमने पूरा जो मदरसों में तालीम है, जब हमने सब कुछ ऑनलाइन दे रहे हैं, कोई भी चीज हो आप सिस्टम को बिल्कुल करिए, हम किसी चीज को देने से इनकार है, लेकिन जो चीज होता है मीडिया ट्रायल, आप उस चीज को जमीन पे करिए। मीडिया ट्रायल हमारा क्यों करे? हमको बदनाम क्यों करे? हमारे इंस्टीट्यूशन को बदनाम क्यों किया जा रहा है? बात अहम है और इस पर चर्चा भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है दिनेश जी, मैं आपसे भी एक चीज समझना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि छात्रों का रिकॉर्ड जरूरी है, क्या मदरसों में वेरिफिकेशन पहले से ठीक तरीके से नहीं होता था? अब जैसे यहाँ पर ये लोग रह रहे थे जिनका भी आतंकवादी घटनाओं में नाम आया है, तो वो भी दूसरों के यहाँ पे किराए पे रह रहे थे, यानी कि अगर उनकी ठीक से वेरिफिकेशन होती तो सारे ये मामले नहीं होते, यानी कि लूप होल्स है इस सिस्टम में। एक सवाल। दूसरा, एजाज साहब जिक्र कर रहे हैं, बड़ा अहम जिक्र उन्होंने किया कि मीडिया ट्रायल हो जाता है। मान लीजिए मोनी सनवर के नाम पे, दिनेश जी के नाम पे, या किसी भी ABCD के नाम पे जो है एक आ जाता है कि उसको जो है पुलिस उठाकर ले गई या ATS उठाकर ले गई। अब मीडिया में उसको जो है फौरन आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो बेचारा सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब उसके नाम के आगे आतंकवादी लग गया। कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो चीजें होती है कि उनको जो है छोड़ दिया गया। अच्छा, ये वाला जो मामला हुआ जिसमें अभी दिल्ली ब्लास्ट वाला मामला, इसमें भी बहुत सारे डॉक्टर उठाए गए, आपने भी वो रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, लेकिन उन डॉक्टरों से पूछताछ के बाद 2-3 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन वो 2-3 दिन तक तो वो आतंकवादियों का ठप्पा झेलते रहे, लेकिन फिर बाद में 3 दिन के बाद किसी ने नहीं चलाया कि वो आतंकवादी थे या नहीं थे। अब उनको क्या कहना चाहिए? इस तरह के मीडिया ट्रायल से फिर खौफ का माहौल तो रहता है, और ये जो लूप होल्स हैं सिस्टम में वेरिफिकेशन के और ये सारी चीजें, इनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
देखिए, करीब 80% कहूं नहीं तो 70% तो मान के चलिएगा, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो अपने घर से दूर ही हैं। बिल्कुल ठीक है। और आमतौर पर किराए के मकानों में ही रहते हैं। हाँ। अगर आप बड़े शहरों में चले जाए तो अब ये 50% की स्थिति है कि लोगों ने हॉस्टल बना लिए हैं ऐसे बच्चों के लिए। अब अगर मान लीजिएगा कोई बच्चा किसी संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है जी, उसका कहीं पर कोई ऐसा सुराग लगता है, तो जांच एजेंसी उस आधार पर उस अपनी कार्रवाई करती है। बिल्कुल ठीक है, फिर होनी भी चाहिए। माहौल ऐसा बन चुका है ना। अब जैसे मान लीजिएगा दिल्ली लाल किला बर्स्ट का जो माहौल है वो ऐसा बन गया कि एक तरफ ही उंगली जा रही है, एक तरफ इशारा जा रहा है। अगर मैं ओवैसी साहब से ये कहूं कि ओवैसी साहब आपका क्या कहना है, तलाशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो शायद ओवैसी साहब बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि तलाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी आक्षेप से डरता है। तुरंत एकदम आपके ऊपर आक्षेप आएगा। अगर कोई और आगे डेवलपमेंट आया तो लीजिए ओवैसी साहब, आप बचाव कर रहे थे ना, लीजिए देखिए ये है। या शंकराचार्य जी बहुत बचाव कर रहे थे। बड़ी हस्तियां या बड़े लोग ऐसे मामले में चुप्पी मार जाते हैं और वो ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं कि उनको कहीं ऐसे फोन में बोलने का मौका मिल जाए। लेकिन जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं वो बहुत प्रतिकूल है। दिल्ली ब्लास्ट की जो परिस्थिति है बहुत प्रतिकूल है। उसने यहां तक पहुंचा दिया कि मदरसों के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं उनकी भी तलाशी होगी। ये हालात ऐसे पैदा हो गए। बिल्कुल ठीक है। मैं भी ये भी चीज समझने की मैं कोशिश कर रहा था कि एक नैरेटिव बना दिया जाता है जिसका जिक्र अभी एजाज साहब कर रहे थे। एक नैरेटिव ये बना दिया जाता है कि आतंकवादी कौन है और कौन आतंकवादी नहीं है। अच्छा, इसके भी देखने का दो नजरिए होते हैं हर किसी के। जैसे अगर हम माने कि इन सारे मामलों को लेकर अब यही काम आजादी के लिए और उन सारे मसले के लिए माओवादी और ये सालों से करते आ रहे हैं, चाहे वो फिर राजीव गांधी जी का कत्ल का मामला हो या दूसरे मामले हो, वो उनकी नजर में वो आतंकवादी नहीं है जो दूसरा ग्रुप है, लेकिन हम लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने कत्ल किया तो वो आतंकवादी हैं। अब यहाँ पे ये लोग आए, दिल्ली ब्लास्ट किया उन्होंने और आने के बाद में ये सारी चीजें करते हैं, बिल्कुल बेशक आतंकवादी हैं। लेकिन जब दूसरे ग्रुप से या दूसरे थॉट्स ऑफ पीपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, उनके लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। मुजाहिद आजादी टाइप से भी लोग हो सकते हैं जो हमारे देश में जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, कभी अंग्रेजों की नजर में वो आतंकवादी थे और हमारे लिए वो एक ये था कि भाई देश के आजादी के लिए लड़ाई हो रही है। तो इस सारी चीजों को भी अब आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसका मैं इस तरह से उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे प्रधान घटनाक्रम होते हैं जी जो किसी जनरेशन के ऊपर खुद ब खुद टैग के रूप में आ जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी मारी गई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि देश का हर सिख संदिग्ध के दायरे में था। दिल्ली दंगा हो, कानपुर दंगा हो, जो कुछ हो, और बहुत समय तक सिखों को शक के दायरे में रखा गया, उनको आतंकवादी कहा गया। और भी आतंकवादी कुछ जगहों पर लोग बोलते हैं। बिल्कुल, आज भी खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनको लेकर एक देश में दो अलग अलग राय हैं। राजीव गांधी मारे गए, वो उसके पीछे तमिल ग्रुपों का हाथ था। बिल्कुल, तो लिट्टे उसको कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। तो इसका परिणाम यह हुआ कि एक लंबे समय तक लिट्टे यानी कि मद्रास यानी कि आपके तमिल आज तक शक के दायरे में लोग शक की नजरों से, अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, स्वर्ण मंदिर, आई एम सॉरी, जो क्या नाम आपका जितने भी हमले हुए हैं वो एक उनकी परिस्थिति के हिसाब से उनके पीछे टैग लगाया जाता है, आतंकवादी है। और ये टैग हटाएगा कौन, ये भी बड़ा सवाल है। एजाज साहब, क्योंकि करनी है मेरे पास, लेकिन मैं अब आपके साथ आखिरी सवाल। देखिए एजाज साहब, ये चीजें तो हो रही हैं लगभग, लेकिन क्या मदरसों का डेटा कलेक्शन का दायरा बढ़ने से भविष्य में और कड़े कदम देखने को मिल सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी डेटा सरकार के पास है, हर साल ये अपलोड किया जाता है, तो क्या अब क्योंकि सरकार ने जो अल्पसंख्यक विभाग को या जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को ये फॉर्म भेजा है जानकारी के लिए, तो क्या इसमें कुछ और डीप इंफॉर्मेशन मांगी गई है क्या, या जो आप लोग भर रहे हैं, जो पहले से मदरसे वाले भर रहे हैं, वही जानकारी दोहराने के लिए कहा गया है? अब देखिए,
जानकारी तो तरह तरह की मांगी जाती है, एक पहली जांच नहीं है। इसी साल में 2-3 बार जांच आ चुकी है और वो कोई डीएम के अध्यक्षता में जांच समिति की जांच आती है, कोई अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आती है, कोई पुलिस के माध्यम से आती है। तो बहुत सारी जांच इस बीच में बहराइच, श्रावस्ती और तमाम जिलों में हुई है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा जो है ये सब जांच चल रहा था। तो रही बात, देखिए जांच का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है, जो डाटा आपके पास है उस डाटे को आप मांग रहे हो और नैरेटिव उसका बना रहे हो। जैसे हर मदरसे में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से जब से मैंने टीचिंग मदरसे में शुरू किया, तो मैंने देखा कि शुरू से ही हम लोग 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और जितने भी राष्ट्रीय त्योहार है, 26 जनवरी पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। अब आप आदेश भेज रहे हो कि नहीं मदरसे जो है जेंडर रोल है, तो इससे ये लगता है कि हम जेंडर रोल नहीं कर रहे। अरे एक तरह का ये बनाया जा रहा है। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, हम लोग, अगर मैं टीचर हूँ, टीचर के नजरिए से अगर आप देखिए तो हम लोग जल्दी कंक्लूड कर दीजिए, वक्त करिए जी। हम लोग रास्ते से भटक चुके हैं। चाइना और हिंदुस्तान एक टाइम पे एक ही बराबर था। आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं। हम फालतू मुद्दों पे बहस कर रहे हैं। अपनी जो यंग जनरेशन है उनको रोजगार में लगाने के बजाय उनको टेक्निकल तालीम में लगाने के बजाय बिल्कुल इस पर अहम चर्चा होनी चाहिए। सही है, हम गलत मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ये चीजें हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारा देश पीछे जाएगा। ठीक है, सारी इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ घटेगी। दिनेश जी, आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन जो जिस मुद्दे पर आपने गौर किया है वाकई उस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे क्या फायदा हो और क्या नुकसान हो सकता है देश के लिए। इस पर चर्चा जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक डाटा मैं भी अब अपने दर्शकों को भी बता देता हूं कि जो अभी कन्विक्शन रेट है, चाहे वो एटीएस का हो चाहे वो और किसी का हो, हर 100 यूएपीए मामलों में लगभग 2.5 मामलों में दोष साबित होता है, 6.5 मामलों में आरोपी जो है वो बरी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यूएपीए मामलों में बरी होने की संभावना जो है वो दोष सिद्ध होने की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को लगातार देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से एजाज साहब और दिनेश शर्मा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि हमें जो है अपने मुद्दे बदलने की जरूरत है, जब सरकार ऑलरेडी इन मामलों पर जांच कर रही है, सरकार के पास ऑलरेडी इन सारी चीजों का डाटा है, तो फिर बार बार एक ही डाटे को रिपीट करना क्यों है? और क्या नहीं वक्त है कि हम इन छोटे छोटे मुद्दों को छोड़कर देश कैसे आगे बढ़ेगा इन सारे मुद्दों पर गौर करें। मैं हूं मोनी सरवर, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।